आप सभी का गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज जो विषय वस्तु आपके समक्ष हम लेकर उपस्थित हुए हैं वह है हिंदी वर्णमाला। मनुष्य में जैसे जैसे ज्ञान शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता गया, वह अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अचंभित रहने लगा। वह अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग किया। इसलिए हमें पहले समझ लेना यह आवश्यक है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि हमारे स्वर तंत्रियों से उत्पन्न कंपन है, जिसे सुना जा सके या सुनाया जा सके। यानी ध्वनि में श्रवण का होना अति आवश्यक है। वर्ण क्या है? वर्ण जो है ध्वनि का वह लिखित रूप है जिसके टुकड़े ना किए जा सके। यानी वर्ण जो है वह ध्वनि का लिखित रूप है जिससे छोटी कोई अन्य ध्वनि नहीं हो सकती है। जैसे हिंदी वर्णमाला में आ, ई, क और ख यह जो है वर्ण है। वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का तात्पर्य है जिसका क्षरण ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। अब हम आते हैं वर्णमाला में। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं सब में वर्णमाला होती है। हिंदी में भी वर्णमाला है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसी भी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी इसका जो संयोजन है वह बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अवैज्ञानिक तरीके से उसका संयोजन कर दिया जाए और उसे हम वर्णमाला कह दें, तो उसे हम वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। हिंदी जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 यानी 52 है। जब बात की जाती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हमें जानना चाहिए कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है। कभी कभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। जब प्रश्न यह पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वहाँ पर उत्तर वर्ण सही होता है। किंतु जब पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो वहाँ पर उत्तर शब्द हो जाता है। क्योंकि वर्ण से कोई सार्थक ध्वनि नहीं निकलती है, लेकिन वर्णों के व्यवस्थित संयोजन से जो शब्द बनते हैं उस शब्द से एक सार्थक ध्वनि निकलती है या सार्थक शब्द का बोध होता है। तो इसलिए भाषा की जब पूछा जाए कि सार्थक इकाई क्या है, तो हमें बताना है कि शब्द। लेकिन जब पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमें बताना है वर्ण। जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में दो तरह की ध्वनियाँ पाई जाती हैं। पहला है स्वर ध्वनियाँ और दूसरा है व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर जो ध्वनियाँ हैं ये हिंदी वर्णमाला में 11 हैं और जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं वे 33 हैं। यद्यपि और भी व्यंजन ध्वनियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मूल व्यंजन ध्वनियों की जो संख्या हिंदी वर्णमाला में है वह 33 है। अब हम देख लेते हैं कि स्वर क्या है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं, यानी स्वर भी क्या है? एक तरह की ध्वनि है। ये वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, या फिर ये वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। यानी उनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जो है कहीं उसमें अवरोध नहीं पैदा होता है, यानी रुकावट नहीं पैदा होता
है। इस तरह हम देखते हैं कि स्वर क्या है, वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, या फिर ये वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी वायु उच्चारण करते समय कहीं अवरुद्ध नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर आ, इ, ई, उ, उ आदि जो है ये क्या है, स्वर हैं। अब हम आते हैं कि व्यंजन। तो व्यंजन ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे वर्ण क है, का जो वर्ण है, यह का वर्ण, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिला हुआ है। का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं इसमें एक क ध्वनि और धन आ ध्वनि, यानी क धन आ दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए आप देखें कि व्यंजन में क और आ जुड़ने के कारण ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं, यानी इसमें दो ध्वनियों का संयोजन हुआ है। अब हम स्वर के संदर्भ में विस्तृत तरीके से अध्ययन करते हैं। स्वर क्या है, यानी स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना अवरोध के बाहर आती है, या फिर यह वह ध्वनि है जिसका उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता से नहीं किया जाता है, यानी उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी में कुल 11, हिंदी में कितने स्वर हैं, कुल 11 स्वर हैं। ये जो स्वर 11 हैं आप यहाँ देखिए, जैसे आ, इ, ई, उ, ए, ओ, औ, री। इस तरह से मिला करके हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। इन स्वरों की मात्राएं भी होती हैं। आप देखिए कि जो आ ध्वनि है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ की ए मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा ये है, दीर्घ ई की मात्रा यह है, ह्रस्व उ का मात्रा यह है, दीर्घ उ की मात्रा यह है, ए का मात्रा यह, आय का मात्रा यह, ओ का मात्रा यह, औ का मात्रा यह है और री का मात्रा यह है। हिंदी में 2 विदेशी ध्वनियाँ भी आ गई हैं। यदि इन्हें हम स्वीकार करें तो स्वरों की संख्या कुल 13 हो जाती है। पहले हिंदी वर्णमाला में अंग और अह ध्वनियाँ भी स्वीकार की जाती थी, तो वहाँ भी हिंदी में स्वरों की संख्या 13 हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में जो स्वर हैं उन स्वरों की संख्या 11 ही स्वीकार किया गया है। मानक हिंदी में, यानी भारत सरकार ने जो हिंदी का मानकीकरण किया है, उस हिंदी में स्वरों की संख्या कुल 11 ही स्वीकार किया गया है। हिंदी में जो 2 विदेशी ध्वनियाँ आई हुई हैं वे हैं आ के ऊपर इस तरह लगता है, और ह्रस्व ए, यानी ये 2 ध्वनियाँ हिंदी में विदेशी ध्वनियाँ आई हुई हैं जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। पारंपरिक हिंदी में, यानी पहले जो हिंदी प्रयोग की जाती थी उस हिंदी में अनुसार अंग और अह को स्वर के अंतर्गत शामिल किया गया है, किंतु वर्तमान में अब इन्हें स्वरों के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता है। तो स्वर और अनुनासिक को
वर्तमान समय में व्यंजन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो स्वर हैं उन स्वरों में एक स्वर री है। री स्वर जो है उसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर कहने के पीछे जो कारण है कि इसके उच्चारण में री में जिह्वा ऊपर उठती है, किंतु यह उतना ऊपर नहीं उठ पाती है कि निकलने वाले वायु मार्ग को रोक सके। इसलिए इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वरों की जो स्थिति है वह स्वर और व्यंजनों के बीच में रहती है। री के अलावा या और व को भी अर्ध स्वर कहा जाता है। हिंदी में कुछ विदेशी ध्वनियों को स्वीकार किया गया है। जैसे अभी हमने बताया कि जैसे डॉक्टर शब्द है, डॉक्टर में जो अ ध्वनि लगती है वह विदेशी ध्वनि है। यहाँ पर आप देखिए कि अंग्रेजी का अ ध्वनि जो है ये जो है विदेशी ध्वनि है। इसको जब हम शब्दों में प्रयोग करते हैं तो जैसे डॉक्टर शब्द हमको लिखना हुआ तो डॉक्टर शब्द में जो अ की ध्वनि लगी हुई है यह अंग्रेजी से आगत ध्वनि है। जैसे काटज लिखना हुआ, काटज में भी अ की ध्वनि लगी हुई है। तथा विदेशी ध्वनियों में फारसी ध्वनियों को भी जो है स्वीकार किया गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको लिखने में फारसी ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। फारसी से जो हिंदी में आए वे वर्ण हैं क के नीचे यहाँ हिंदी ख, ग, ज और फ। जैसे आपको शब्द लिखना है कौम, कौम शब्द लिखते समय यहाँ पर बिंदी कौम में लगाई जाएगी। खत लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह गरीब, गज़ल लिखना है, फन लिखना है आदि। यानी कुछ शब्द ऐसे हिंदी में अभी प्रयोग किए जा रहे हैं जो फारसी ध्वनियों पर आधारित हैं, यानी फारसी से आगत हैं। इसलिए इन्हें आगत या गृहीत ध्वनियाँ कहा जाता है। हमने स्वर को समझ लिया, हमने व्यंजन की परिभाषा देख ली। अब हमें यह जानना है कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। यानी स्वरों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उन स्वरों के वर्गीकरण में हम देखते हैं कि इन स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। यानी स्वरों का जन्म किस तरह से होता है उसके आधार पर। वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा वर्ण के उच्चारण में अपनी भागीदारी करती है और यह भागीदारी जिह्वा का अगला भाग कर रहा है या मध्य भाग कर रहा है या पिछला भाग कर रहा है। इस आधार पर हम जो है स्वरों का विभाजन करते हैं। मुंह खुलने और बंद होने के आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया गया है। यदि मुंह पूरा खुल रहा है या मुंह कम खुल रहा है, इस आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया जाता है। चौथा है ओंठों की स्थिति के आधार पर। ओंठ वो गोल हो जा रहे हैं या चपटे हो जा रहे हैं, इस आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया जाता है। हमारा जो कंठ है, इस कंठ की मांसपेशियों की शिथिलता और दृढ़ता, यानी वर्णों का उच्चारण करते समय या स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जो ये जबड़ा है इसकी मांसपेशियाँ या गले की मांसपेशियाँ तन जाती हैं, दृढ़ हो जाती हैं या फिर कोमल हो जाती हैं। उस आधार पर भी जो है स्वरों का विभाजन किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया गया है। उच्चारण के स्थान के आधार पर जैसे वह जो वर्ण हैं वे आपके कंठ से उच्चारण हो रहे हैं या मूर्धा से हो रहे हैं या फिर तालु से हो रहे हैं, इस आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया जाता है। स्वर तंत्रियाँ जो आपकी हैं जिनसे स्वर जन्म लेते हैं, उन स्वरों या उन स्वर तंत्रियों के
कंपन के आधार पर वे सघोष हैं या अघोष हैं, इस आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया जाता है। अब हम पहले नंबर पर आते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जो स्वर हैं उनका जो जन्म होता है और उस आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर यानी जन्म के आधार पर स्वरों के दो प्रकार मुख्यतया होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। किंतु यहाँ एक बात समझ लेना आवश्यक है कि जब हम कहते हैं कि दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर संस्कृत में दीर्घ संधि भी है। वहाँ पर अकः समाणे दीर्घा यानी समान वर्ण जब मिलते हैं तो दीर्घ संधि हो जाती है यानी दीर्घ होता है। किंतु जब हम विभाजन करते हैं ह्रस्व और दीर्घ में तो हम देखते हैं कि दीर्घ में ऐसे वर्ण या स्वर भी मिले होते हैं जो असमान होते हैं या विजातीय भी होते हैं। तो हमें सामान्य रूप से जान लेना है कि स्वर जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। और तीसरा जो प्रकार होता है प्लुत। तो जो प्लुत होता है वर्तमान समय में हिंदी में एकाध अक्षरों में प्रयोग किया जाता है, किंतु यह सामान्यतया संस्कृत भाषा के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर परीक्षाओं में जब क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, तो हमें उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो प्रकार बताना है। पहला ह्रस्व बताना है और दूसरा दीर्घ बताना है। तो ह्रस्व जो होता है यानी जिसके उच्चारण में कम समय लगे यानी एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। दीर्घ क्या है? दीर्घ जिन वर्णों के उच्चारण में हमें ह्रस्व से दुगना समय लगे यानी जिसका उच्चारण हम खींच कर करें यानी समय उसमें अधिक लगे तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत किसे कहते हैं? प्लुत वर्ण या प्लुत स्वर वह है जिसमें ह्रस्व का तिगुना समय लगता है यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ पर हमने अध्ययन की सुविधा के लिए इसका विभाजन चार भागों में कर दिया है। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर या सजातीय स्वर। सजातीय स्वर कहने के पीछे जो उद्देश्य है कि दीर्घ स्वर में जैसे एक स्वर है आ और दूसरा स्वर भी है आ, ये दोनों मिलकर के दीर्घ आ बनते हैं। तो जो सजातीय यहाँ पर कहा गया है यानी जिस जाति का आ है और उसी जाति का ये भी या है, तो यानी दीर्घ गुरु या सजातीय। पहला क्या है? ह्रस्व या लघु। दूसरा क्या है? दीर्घ गुरु या सजातीय। गुरु इसको क्या कहता है? गुरु का मतलब भारी यहाँ होता है यानी ह्रस्व से दुगना समय लगता है, इसीलिए इसे गुरु कहा जाता है। तीसरा जो विभाजन है वह संयुक्त स्वर है या विजातीय है। संयुक्त स्वर क्या है कि इसमें दो असमान स्वर मिलते हैं। जैसे आप देखिए कि आ है और प्लस ई, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ए बनता है। यहाँ पर ए एक जाति का है और ये दूसरी जाति का है, तो यानी दोनों विजातीय हैं, इसलिए इन्हें विजातीय कहते हैं। संयुक्त इसलिए कहते हैं कि इसमें दो असमान वर्ण संयुक्त हो रहे हैं, इसे हम दीर्घ नहीं कह सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के तीन प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व होता है, ह्रस्व को लघु भी कहते हैं। दूसरा दीर्घ होता है, तीसरा संयुक्त होता है और चौथा प्लुत होता है। पुस्तकों में मुख्यतया दो ही प्रकार स्वरों के दिए गए हैं, पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। कहीं कहीं जो है
स्वर दो प्रकार के कहे गए, ह्रस्व स्वर और संधि स्वर। और संधि स्वर कह करके इस संधि स्वर को यानी संधि स्वर को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहला इन्होंने कहा कि दीर्घ स्वर, और दूसरा इन्होंने संयुक्त स्वर। पहला दीर्घ और दूसरा संयुक्त स्वर। अब हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ और री। अ का प्रयोग अनार में अ ह्रस्व स्वर है, कितना में ई ह्रस्व स्वर है, कुल में उ ह्रस्व स्वर है, और तृण में री ह्रस्व स्वर है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं जब इन्हें छंदों में प्रयोग किया जाता है तो उनके लिए मात्राओं का उपयोग किया जाता है। जब ये छंदों में प्रयुक्त होते हैं तो इनका जो चिन्ह होता है वह एक खड़ी पाई होता है और इनकी मात्रा लघु कहलाती है। इस तरह एक खड़ी पाई और इनकी मात्रा क्या होती है? लघु कहलाती है। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप हैं। यानी दीर्घ स्वर जो होते हैं दो समान ह्रस्व स्वरों के मेल से बनते हैं। दूसरा, इनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होता है वह ह्रस्व का दीर्घ होता है, इसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है तथा ये दो समान वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे वर्ण है अ और आ। अ और आ ये दो समान यानी सजातीय वर्ण हैं और इनसे दीर्घ बना आम। तो आम में जो दीर्घ आ है यही दीर्घ स्वर है और इसका अगर वर्ण विच्छेद किया जाए तो यहाँ देखिए अ म आ। इस तरह से आम में 4 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ स्वर में ई और ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई होते हैं। जैसे जीत शब्द है, जीत में जो है इसमें जो बड़ी मात्रा लगी हुई है इसमें छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो गया है और उ मिलकर के ऊ हो जाता है। जैसे कूल शब्द में जो यह ऊ की मात्रा लगी हुई है यह दीर्घ कहलाती है। एक बात अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है कि दीर्घ और संयुक्त ये जो स्वर हैं इनको जो छंदों में प्रयोग किया जाता है तो इन्हें गुरु कहते हैं और गुरु का जो चिन्ह होता है वह ये होता है। यानी गुरु का चिन्ह कैसा होता है? इस तरह होता है। तो हमने देखा कि जो दीर्घ स्वर होते हैं वे मुख्य रूप से 3 होते हैं, आ, ई और उ। अब हम संयुक्त स्वर पर या संहित स्वर पर आते हैं। संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर 2 असमान वर्णों के मेल से यानी असमान स्वरों के मेल से जो संयुक्त स्वर बनते हैं इनके भी उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। जो संयुक्त स्वर हैं वो कौन कौन हैं? ए है, आय है, ओ है और औ है। यहाँ पर ए जो 2 वर्णों के यानी 2 स्वरों के जो असमान वर्णों के मेल से बना हुआ है, ह्रस्व आ और ह्रस्व ई, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ए बनता है।
आ और ए मिलकर के आए, आ ऊ मिलकर के ओ, और आ ओ मिलकर के औ हो जाता है। तो हमने देखा कि जो संयुक्त या संहित स्वर है इसमें जो है दो असमान वर्ण मिलते हैं और इनका भी उच्चारण दीर्घ स्वर की तरह ही किया जाता है, जैसे ए, ऐ, ओ और औ। यही जो ए, ऐ, ओ, औ जब ये वैदिक संस्कृत में थे तो इनका उच्चारण ऐ, औ, आई और आव में किया जाता था। चौथा जो स्वर है वह प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का तिगुना समय या फिर दीर्घ और संयुक्त स्वरों से ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में एक शब्द आता है ओम, तो ओम में जो है ओम का जब उच्चारण किया जाता है तो ओम, जैसे कुकड़कू यानी दूर तक बुलाने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में जीभ का कौन सा हिस्सा भाग ले रहा है इसके आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो अग्र स्वर होते हैं इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, यानी अग्र स्वर के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग अपनी भागीदारी करता है, इसलिए इसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे अगर आप ई, ए, ऐ और ए का उच्चारण करें तो आप महसूस कर सकते हैं कि इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ले रहा है। दूसरा मध्य स्वर है। इस स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग हिस्सा लेता है, इसीलिए इसे मध्य स्वर भी कहा जाता है। जैसे वर्ण आ है, वर्ण आ जो है यह मध्य स्वर है। इसका जब उच्चारण आप करें तो आप महसूस कर सकते हैं तो इसमें जीभ का बीच वाला भाग अपनी हिस्सेदारी लेता है, तो इसलिए इसे मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर का मतलब कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग हिस्सा लेता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ और अ। इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हैं, इसलिए इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। अब दूसरा है कि मुंह खुलने और बंद होने की मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो मुंह के खुलने और बंद होने के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। पहला है संवृत स्वर, दूसरा है अर्ध संवृत स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। यहाँ पर शब्द आया है संवृत। संवृत का अर्थ होता है बंद होना, यानी वृत्त को सम हो जाना यानी छोटा हो जाना। यहाँ पर जो संवृत स्वर होते हैं उन स्वरों में मुंह या तो बंद रहेगा या बहुत थोड़ा सा खुला रहेगा। तो हिंदी में जो संवृत स्वर हैं वह कौन कौन संवृत स्वर हैं? यहाँ पर ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। दूसरा जो है वह है अर्ध संवृत स्वर, यानी इसमें संवृत में थोड़ा या नहीं खुलता है। अर्ध संवृत में संवृत की तुलना से थोड़ा सा ज़्यादा मुंह खुलता है, जैसे ए और ओ। विवृत स्वर, इसमें मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है, जैसे आ। अर्ध विवृत स्वर, इसमें विवृत यानी ज़्यादा खुलने की अपेक्षा कम खुलता है,
तो इन्हें विवृत स्वर कहते हैं, जैसे अ और औ। अब ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार, इस आधार पर यानी ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। पहला होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी गोलाकार, वृत्त की तरह। जब स्वरों का उच्चारण किया जाए और ओंठ गोल हो जाएं तो उन स्वरों को क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर कहा जाएगा। जैसे जो हिंदी में स्वर हैं उसमें अगर आप देखिए तो ऊ का उच्चारण करने में भी जो है ओंठ की स्थिति गोल हो जा रही है। ऊ, ओ, औ और आ, इनके उच्चारण में ओंठों की स्थिति क्या हो रही? गोलाकार हो जा रही है, इसलिए इन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। अब अवृत्ताकार स्वर, दूसरा अवृत्ताकार स्वर का मतलब ऐसे स्वर जिसमें ओंठ गोल नहीं बल्कि चपटे रहते हैं, इसीलिए इनको अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जैसे हर्ष अ, ई, ए और अ, ये अवृत्ताकार स्वर हैं। कुछ लोग जो हैं अर्धवृत्ताकार स्वरों की भी पहचान करते हैं। यहाँ पर एक वर्ण है आ, इस आ को कुछ विद्वान अर्धवृत्ताकार स्वर भी कह देते हैं। चौथा, कंठ की मांसपेशियों की शिथिलता और दृढ़ता। शिथिलता का मतलब होता है ढीलापन और दृढ़ता का मतलब है कठोर या मजबूत। तो स्वरों में कुछ स्वर शिथिल होते हैं और कुछ स्वर दृढ़ होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ पिटक यानी कंठ का जो ये भाग है यह, और चिबुक, चिबुक चिन्ह दाढ़ी का ए हिस्सा जो है, इनके बीच की अगर मांसपेशियां ढीली रहें उच्चारण करते समय तो यह शिथिल स्वर कहलाते हैं। जैसे आप उच्चारण करके स्वयं देख सकते हैं कि जब आप ह्रस्व अ का उच्चारण करते हैं तो क्या स्थिति बनती है? अ, ई, उ, ये जो है शिथिल स्वर हैं। अगला दृढ़ स्वर। कुछ स्वरों के उच्चारण में कंठ पिटक और चिबुक के बीच की मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं यानी खिंच जाती हैं। जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। आप महसूस कर सकते हैं इन वर्णों का उच्चारण करते समय आ, ई, उ, तो कंठ की मांसपेशियां जो होती वो दृढ़ हो जाती हैं, इसलिए इन्हें दृढ़ स्वर भी कहा जाता है। अब उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वह 9 प्रकार से किया गया है। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है, यानी यहाँ से उच्चारण किया जाता है तो उन्हें कंठ स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, अ। यद्यपि अह जो है यह व्यंजन के अंतर्गत आता है, अब अनुनासिक हो गया है, स्वरों में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन इसका भी उच्चारण जो है वह कंठ से किया जाता है। तो आप देखिए इनका उच्चारण करके महसूस करिए अ, आ, अह, इनका जो उच्चारण हो रहा है वह कंठ से हो रहा है। दूसरा तालव्य। तालव्य का मतलब होता है तालु से संबंधित है। तालु यानी जिह्वा के ऊपरी छत जो है वह तालु कहलाती है। इनका उच्चारण आप कर देखिए ई, इसमें स्वर जो है वह तालु के पास से बाहर निकल रही है तो इन्हें तालव्य कहते हैं। ई और ई यह तालव्य स्वर हैं। तीसरा मूर्धन्य। मूर्धन्य मूर्धा यानी जहाँ आपका तालु का पिछला भाग जहाँ कंठ ऊपरी शुरू होता है उसके ऊपर वाला भाग मूर्धा कहा जाता है। तो जो रि है यह मूर्धा से इसका उच्चारण किया जाता है तो इसे मूर्धन्य स्वर कहा जाता है। चौथा दंत स्वर। दंत जो है दंत स्वर कोई नहीं है,
संस्कृत में यह लृ जो होता था यह स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता था, तो इसका उच्चारण दंत से किया जाता था। हिंदी में यह स्वर प्रयुक्त नहीं होता है। पांचवा ओष्ठ, यानी ओष्ठ का मतलब ओठ से होता है। ओठों से उच्चारण किए जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। जैसे ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, आप देखें इनका उच्चारण ओठों से हो रहा है, तो ये जो स्वर हैं ये ओष्ठ कहलाते हैं। कंठ तालव्य, यानी जिनका उच्चारण तालु और कंठ दोनों मिला करके होता है, उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। जैसे ए और ऐ, इनके उच्चारण में कंठ से भी आवाज़ आ रही और तालु से भी, तो कंठ और तालु मिलने के कारण इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। दूसरा है कंठोष्ठ। कांठ, इसके उच्चारण में कंठ और ओठ दोनों भाग लेते हैं, इसीलिए इन्हें कंठोष्ठ कहा जाता है। जैसे ओ और औ। आठवां दंतोष्ठ, यह जो है अर्धस्वर भी कहलाता है। यह वाह है, यह स्वर नहीं, यह व्यंजन है। किंतु आप यहाँ जान लें कि दंतोष्ठ का मतलब होता है दांत और ओठ से उच्चारण। वह जो ध्वनि है, इस ध्वनि या वह जो वर्ण है, इसका उच्चारण दंतोष्ठ यानी दंत और ओठ से किया जाता है। नौवां है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है कि नासिका से जिसका उच्चारण किया जाए वह अनुनासिक कहलाता है। यानी अंग जो है इसका उच्चारण नासिका से किया जाता है, तो यह अनुनासिक कहलाता है। अब स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। स्वर तंत्रियाँ कुछ वर्णों के उच्चारण में कंपन करती हैं और कुछ वर्णों के उच्चारण में या स्वरों के उच्चारण में कंपन नहीं करती हैं। जिनके उच्चारण में कंपन करती हैं उन्हें सघोष वर्ण कहा जाता है। जिनके उच्चारण में कंपन नहीं करती हैं उन्हें अघोष कहा जाता है। जो हिंदी में स्वर हैं, इसमें सारे स्वर जो हैं वे सघोष हैं, क्योंकि इसमें स्वर तंत्रियाँ यानी जितने भी स्वर हैं सभी जो है सघोष हैं। इसमें जो स्वर तंत्रियाँ हैं वे क्या करती हैं? कंपन करती हैं। कंपन करती हैं, तो कंपन करने के कारण जितने भी हिंदी में स्वर हैं सभी जो है सघोष कहलाते हैं। अब हमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुस्वार का मतलब होता है कि बाद में आने वाला। अनु मतलब बाद होता है, स्वर का मतलब स्वर, अनुस्वार का अर्थ है बाद में आने वाला। यानी इसकी स्थिति जो अनुस्वार की होती है यह ना तो स्वर होता है ना तो व्यंजन होता है, अपितु इसकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। जो अनुस्वार होते हैं इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। हिंदी में जो वर्ण अंग है यह अनुस्वार वर्ण है। अनुस्वार का प्रयोग जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। यह हिंदी वर्णमाला में जो पंचमाक्षर हैं क ख ग घ अंग्या, च छ ज झ या, ट ठ ड अड़ा, त थ थ न, प फ भ म, तो अंग्या, न, म, ड़, ये जो पंचमाक्षर हैं इन पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर शब्द है जंगल। जंगल में आप देखिए अंग्या जो वर्ण आ रहा है, पंचमाक्षर आ रहा है, इसके पूर्व अनुस्वार लगा दिया गया है। इस तरह मंगल में भी आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं अनुनासिक पर। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक का उच्चारण जो होता है वह नाक और गले से दोनों से होता है। अनुनासिक यानी मुंह और गले दोनों से उच्चारण होने के कारण यह अनुनासिक है। इसका जो चिन्ह होता है वह चंद्रबिंदु है। जैसे शब्द चाँद अगर लिखना हो तो चाँद में जो चंद्रबिंदु लगाया गया है यह जो है यह अनुनासिक है। अगला विसर्ग।
विसर्ग का हिंदी में कम ही प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः यह संस्कृत शब्दों में प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण ह के रूप में होता है। जैसे संस्कृत का एक शब्द है प्रातः, तो तह में अह का जो प्रयोग किया गया है यही विसर्ग है। हिंदी में कुछ तत्सम शब्द प्रयोग किए गए हैं जिसमें भी विसर्ग का प्रयोग होता है। परीक्षाओं में अयोगवाह के बारे में भी पूछा जाता है। विद्वानों ने अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग दोनों को अयोगवाह कहा है। अयोगवाह कहने के पीछे यानी इसका योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ है। दूसरा बात कहा जाता है कि अयोगवाह का मतलब कि इनके साथ आ की ध्वनि जुड़ी होती है। ये ना तो स्वर के अंतर्गत भी उच्चारित होते हैं और ना ही ये व्यंजन के अंतर्गत उच्चारित होते हैं। तो जो अंग और अह की ध्वनि है ये जो है अयोगवाह ध्वनि कही जाती है। धन्यवाद।